हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी आईपीएस। तो गाइस, जैसा कि आपको पता है कि आपका गेट 2024 का एग्जाम हो चुका है। ठीक है, तो हर बार की तरह इस बार भी काफी सारे कैंडिडेट्स ने काफी अच्छा रैंक इसमें लेकर आए हैं। ठीक है, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जो इस एग्जाम को इवन क्वालिफाई भी नहीं कर पाते। ठीक है, तो ऐसी क्या उनकी तैयारी में, उनकी प्रिपरेशन में कमी रह जाती है? ठीक है, कहाँ पे वो लैक करते हैं कि उनके क्वालिफाइंग मार्क्स भी वो अचीव नहीं कर पाते। ठीक है, तो उन्हीं पॉइंट्स को हम कवर करेंगे। ठीक है, कि ऐसी क्या कमियां हो सकती हैं, ठीक है, और वो उनको सुधार सकते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम जब आपका नेक्स्ट ईयर आपका गेट का एग्जाम हो तो वो उस एग्जाम को क्लियर कर सके। ठीक है, तो आप अगर इन पॉइंट्स पे ध्यान देते हो, ठीक है, अगर इनको ठीक से आप कवर करते हो तो हम गारंटी के साथ हम बोल सकते हैं कि आप इस एग्जाम को आराम से एटलीस्ट क्वालिफाई तो कर ही सकते हो। इवन आप बेटर रैंक भी ले सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि अब आपका जो गेट का एग्जाम है वो नेक्स्ट ईयर या फरवरी में होने वाला है। ठीक है, तो आपके पास अच्छा खासा टाइम है। ठीक है, तो अगर आप इसको ढंग से अपना टाइम देते हो, तैयारी करते हो, ठीक है, तो आप आराम से इस एग्जाम को क्या कर सकते हो, क्वालिफाई कर सकते हो। तो इस वीडियो में हम इसी बात पे चर्चा करेंगे कि क्या क्या पॉइंट्स आप लैक करते हो, ठीक है, किन एरियाज में आप वीक होते हो जिसकी वजह से आप इस एग्जाम को क्वालिफाई भी नहीं कर पाते। क्योंकि आपको पता है कि जो क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं गेट के अंदर वो इतने ज्यादा नहीं होते। ठीक है, मैक्सिमम अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करें तो वहां पे आपका 30 से 35 मार्क्स तक, अगर आप 35 मार्क्स लेके चल सकते हो, ठीक है, इससे ऊपर तो कभी कभार ही आपका कट ऑफ जाता है। ठीक है, तो एटलीस्ट अगर आप इतने मार्क्स भी इस एग्जाम में नहीं लेकर आ पा रहे तो क्या एरियाज हैं जहां पे आप अपने आप को सुधार सकते हो, ठीक है, और इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो, इस बात पे हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो चलिए देखिए, हमने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिए हैं। ठीक है, इन पे हम डिस्कशन यहाँ पे करेंगे कि कहाँ कहाँ आपकी पॉसिबली क्या आप कहाँ कमी आपकी हो सकती है। ठीक है, जहां पे अगर इन पॉइंट्स को आप अपना कवर करके चलते हो तो इस एग्जाम को आप इजीली क्वालिफाई कर सकते हो, इवन आप एक अच्छा रैंक भी यहाँ पे लेकर आ सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहला जो पॉइंट है, जो मेजोरिटी ऑफ कैंडिडेट क्या करते हैं कि वो बिना सिलेबस को देखे या समझे, ठीक है, अपना तैयारी को करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, उन्हें ये भी नहीं पता कि वो जो बुक पढ़ रहे हैं उसमें जो आपका टॉपिक है वो एग्जाम के लिए आपका इंपॉर्टेंट भी है या नहीं है। ठीक है, बिना आपका सिलेबस देखे अपना तैयारी को शुरू कर दिया। ठीक है, और उसी में ही उनका काफी सारा टाइम चला जाता है। ठीक है, उनको ये भी नहीं पता होता कि सपोज आप मैथमेटिकल फिजिक्स को ही ले ले, ठीक है, उसमें काफी सारे सब्जेक्ट, काफी सारे चैप्टर्स हैं, उसमें कई टॉपिक्स ऐसे होंगे जो आपका गेट में कभी पूछा ही नहीं जाता। ठीक है, और वो मेजोरिटी ऑफ द टाइम अपना उसी में ही क्या कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। ठीक है, और पेपर आपका जिन टॉपिक से पूछा जा रहा है उनका आपका पता ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि उनको सिलेबस की ही जानकारी नहीं है। तो सबसे पहला तो पॉइंट ये है कि अगर आप गेट की तैयारी करना आज से ही शुरू कर रहे हैं या जब से भी शुरू करेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले जो आपका सिलेबस है उसको आप देखिए। आप देखिए कि कौन से टॉपिक्स यहाँ पे पूछे जा रहे हैं, कौन से टॉपिक यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। सिलेबस तो आपको याद हो जाना चाहिए। ठीक है, ये सबसे पहला पॉइंट है, क्योंकि ऐसा देखा गया कि मेजोरिटी ऑफ द कैंडिडेट बिना सिलेबस को देखे ही अपना भेड़ चाल की तरह अपना जो तैयारी है उसको शुरू कर देते हैं। ठीक है, और उनको ये भी नहीं पता होता कि किस टॉपिक की क्या वेटेज आपकी एग्जाम में होने वाली है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सबसे पहला पॉइंट कि सबसे पहले तो आप अपना सिलेबस को देखिए, उसको अंडरस्टैंड करिए। देखिए कि आपने उन टॉपिक्स में से अपना जो आपने एमएससी किया है, बीएससी किया है, कौन से टॉपिक कहाँ पे आ रहे हैं, क्या मैच हो रहा है। ठीक है, वहां पे अब दूसरी चीज, ठीक है, पहली चीज है आपने पूरे सिलेबस को अंडरस्टैंड कर लिया। अब दूसरी चीज जहां पे कुछ कैंडिडेट्स या फिर मैं कहूंगा मेजोरिटी ऑफ कैंडिडेट्स लैक करते हैं कि उनके पास कोई एक प्रॉपर जो स्टडी प्लान है वो नहीं होता। ठीक है, देखिए, जब तक आप एक प्रॉपर स्टडी प्लान नहीं लेके चलेंगे तो आपकी जो तैयारी है वो अच्छी नहीं हो सकती। अब स्टडी प्लान का क्या मतलब है? देखिए, अगर आप कोई टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो कुछ कैंडिडेट क्या करते हैं कि टॉपिक्स पढ़ेंगे, ठीक है, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन वो कभी सोल्व ही नहीं करेंगे। ठीक है, और जब आप क्वेश्चन ही सोल्व नहीं करेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन वहां पे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि
आपने देखा होगा कि आपके जो यूनिवर्सिटी वगैरह में एग्जाम होते हैं उसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं जो आपके गेट एग्जाम में जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वहां पे आपको एनएटी टाइप क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चंस होते हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहां पे एक से ज्यादा आंसर करेक्ट होते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चंस वहां पे पूछे जाते हैं। कंसेप्चुअल क्वेश्चंस थोड़े पूछे जाते हैं। यूनिवर्सिटी एग्जाम में तो आप रट उठा के भी पास हो सकते हैं। तो आपको क्या करना है, अगर आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हो तो आपको देखना है कि अपना कितना टाइम मेरे को थ्योरी को देना है, उसके बाद जो क्वेश्चंस है उनको कितना टाइम देना है। ठीक है, इस तरीके का प्लान आपको, स्टडी प्लान आपको तैयार करना है। ठीक है, तो ये चीज है। ठीक है, काफी सारे कैंडिडेट इसमें लैग करते हैं और फाइनली उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। अब बात करेंगे हम तीसरे पॉइंट्स की। तीसरा पॉइंट क्या है, देखिए काफी सारे कैंडिडेट क्या करते हैं, वो कहीं से किसी इंस्टीट्यूट के नोट्स उठाएंगे। ठीक है, अब नोट्स में आपको पता है कि पूरी जो थ्योरी है, जो पूरा कंसेप्ट है, वो डिटेल्ड में एक्सप्लेन कभी भी नहीं होता। वहां पे खाली आपकी डायरेक्ट जो जानकारी है वो लिखी रहती है इन शॉर्ट। ठीक है, वो नोट्स वो केवल उसी को समझ में आएंगे जिसने वो नोट्स खुद से प्रिपेयर किए। अगर कोई रैंडम बंदा आके उन नोट्स को पढ़ेगा तो वो कभी भी कंप्लीट उस कंसेप्ट को समझ ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो आपको जरूरत क्या है कि जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स है उनके थ्रू आपको बिल्कुल जाना है। ठीक है, जब तक आप उनके थ्रू नहीं जाओगे आपको कंसेप्ट की पूरी नॉलेज नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये आपकी हो गई तीसरी चीज। अब इससे अगला पॉइंट क्या है जहां पे आपकी मेजोरिटी ऑफ कैंडिडेट सिलेक्ट करते हैं, वो है कि वो पीवाईक्यूज या जो पेपर्स वगैरह हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं लास्ट ईयर्स में, उनको कभी भी वो चेक ही नहीं करते। ठीक है, डायरेक्टली क्या करते हैं, सिलेबस कंप्लीट किया, ना कोई टेस्ट लगाया, ना कोई आप उन्होंने पीवाईक्यूज देखा। ठीक है, इस टॉपिक की क्या वेटेज है ना ये चेक किया, डायरेक्टली जाके पेपर में बैठ गए और जैसे ही पेपर को अटेम्प्ट करते हैं उनको कुछ नया ही वहां पे वातावरण दिखाई देता है। ठीक है, तो जब आपको जरूरी है कि प्रैक्टिस जो आपके पीवाईक्यूज है उनको जरूर आप देखिए, उनको सोल्व करिए। मैं तो कहूंगा 2 बार सोल्व करिए। ठीक है, आधा सिलेबस तो आपका इन पीवाईक्यूज में ही कवर हो जाता है। ठीक है, अब इससे आगे जो इंपॉर्टेंट चीज है जो काफी मेजोरिटी ऑफ कैंडिडेट नहीं करते, वो है आपके मॉक टेस्ट और ऑनलाइन क्विजेस। जो मॉक टेस्ट है ये तो काफी इंपॉर्टेंट है। अभी जैसे मैंने डिस्कस किया कि पीवाईक्यूज के बाद जो आपकी इंपॉर्टेंस है वो है मॉक टेस्ट। जब तक आप मॉक टेस्ट नहीं लगाते आपको एग्जाम में क्या एनवायरनमेंट है, किस सेक्शन, अब देखिए आपका कोई पेपर है तो उसके अंदर ए बी और सी इस तरीके से सेक्शंस होते हैं। ठीक है, ना आपको ये पता, जब तक आप मॉक टेस्ट नहीं लगाओगे आपको यही नहीं पता कि मेरे को इस सेक्शन को कितना टाइम देना है। ठीक है, और जो ऑनलाइन क्विजेस वगैरह है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा देखिए फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे मेजोरिटी ऑफ कैंडिडेट क्या करते हैं, वो जो कॉन्सेप्ट वगैरह है उसको समझने की बजाय क्या करते हैं, उनको रटना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो जब तक आप फिजिक्स को रट के चलोगे, आपको अगर कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए किसी भी कॉन्सेप्ट में, ठीक है, तो आप उसका जवाब नहीं दे पाओगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि कोई भी अगर कॉन्सेप्ट आप पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आपको थोरोली इसको पढ़ना है। ठीक है, उसकी जो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है वो आपको होनी चाहिए। जब तक आपको कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा, अगर आपने देखिए हमारे पास क्या एक फॉर्मूला है F इक्वल टू ma। ठीक है, बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला है। मेजोरिटी ऑफ कैंडिडेट इसको क्या करते हैं, रट लेंगे। ठीक है, उनको बस m का वैल्यू दे दिया और a का वैल्यू मिल गया। ठीक है, ये उसको पुट कर देंगे और इसको सोल्व कर देंगे। अब इस पे ही कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि आपका m वेरी कर रहा है या एसिलेशन वेरी कर रहा है, तो वो इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि उन्होंने खाली इस फॉर्मूले को रट लिया है। उनको अगर वैल्यूज डायरेक्टली दे दिए गए तो इसको सोल्व कर देंगे। इसको वे कभी भी इसकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, फॉर्मूला कहां से आ रहा है, ठीक है, इसका क्या फिजिकल मीनिंग है, अगर ये नहीं पता तो फिजिक्स का पढ़ना फिर बिल्कुल बेकार है। ठीक है, अब चलते हैं हम अगले पॉइंट पे जिसमें काफी सारे जो कैंडिडेट है वो लैग करते हैं, वो है मैथमेटिकल मेथड। देखिए मैथमेटिकल मेथड का क्या मतलब है, अब जब आप फिजिक्स को पढ़ रहे हो तो यहाँ पे फिजिक्स के आपका मैथ के बिना फिजिक्स को सोच पाना भी बड़ा मुश्किल है। हर कंसेप्ट में आपको मैथ मिल जाएगी। ठीक है, तो आपकी जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन वगैरह है वो काफी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अब मेजोरिटी ऑफ कैंडिडेट की आपकी जो कैलकुलेशन वगैरह है उस पर वो काम नहीं करते। ठीक है, तो एग्जाम में क्या होता है कि जब उनकी स्पीड ही अच्छी नहीं होगी कैलकुलेशन की, तो
उनका जो कोई नॉर्मल सा भी क्वेश्चन है, नॉर्मल सी कोई कैलकुलेशन है, ठीक है, उसको भी वो काफी ज्यादा टाइम लेते हैं, ठीक है, एक सिंपल से क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि अपनी जो कैलकुलेशन वगैरह है उनको अच्छी करनी है, ठीक है, ताकि आप कम टाइम में अपने क्वेश्चन को सोल्व कर पाओ, ठीक है। तो होता क्या है काफी सारे स्टूडेंट्स के साथ कि उनको कुछ क्वेश्चंस में ही, कम क्वेश्चंस में ही काफी ज्यादा टाइम लग जाता है और उनके जो 3 घंटे हैं वो कब खत्म हो जाते हैं उनको पता ही नहीं चलता और वो कंप्लीट पेपर भी अपना अटेम्प्ट नहीं कर पाते, ठीक है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है ये वाला पॉइंट, स्टे काम एंड कॉन्फिडेंट। देखिए जब आप एग्जाम में जा रहे हो तो आपको क्या करना है, कॉन्फिडेंट रहना है। कई बार ऐसा होता है कि देखिए कई सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं कि वहां पे जैसे उनके शुरू के 3 या 4 क्वेश्चंस उन्होंने स्किप किए तो उनके हाथ या पैर फूलने लगते हैं, ठीक है, और वो अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, ठीक है। उनको क्या लगता है कि मेरा जो ये पेपर है ये पूरा, इसमें मैं क्वालिफाई भी नहीं कर पाऊंगा, मेरा ये क्वेश्चन ये पेपर बेकार जाएगा, ठीक है। ऐसा आपको नहीं करना। शुरू के 2-3 क्वेश्चन अगर गलत भी हो जाते हैं तो आपको आगे से क्वेश्चन शुरू कर देने हैं, ठीक है। हो सकता है कि आपके बाद में इजी क्वेश्चन हो, ठीक है। तो क्योंकि अगर एक क्वेश्चन आपके लिए टफ है तो वो हर किसी के लिए टफ है, ठीक है। तो आपको थ्रू आउट द पेपर क्या रहना है, काम एंड कॉन्फिडेंट, ठीक है। इसके अलावा आपको क्या करना है, कोई भी अगर आपको डाउट आ रहा है, ठीक है, और आप कहीं भी कोचिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको हर टॉपिक पे क्लैरिफाई करके चलना है, ठीक है। आपको क्लैरिफिकेशन लेना है क्योंकि आपको ऐसा नहीं करना कि अगर कोई चीज आपको समझ में नहीं आ रही कंसेप्चुअल लेवल पे और आप उसको वहां पे डायरेक्टली रट लेते हो तो वो उसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको अपने कवर करके चलने हैं, ठीक है। तो आप डेफिनेटली इस एग्जाम को क्वालिफाई करोगे, ना केवल क्वालिफाई बल्कि बढ़िया रैंक आप यहाँ पे लेके आओगे, ठीक है। देखिए अगर आप गेट 2025 एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, ठीक है, और इससे रिलेटेड आपको कोई भी एग्जाम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, या फिर आपको पीवाईक्यू चाहिए, एग्जाम इंफॉर्मेशन, या फिर 2010 से लेके 2024 तक के जो गेट के एग्जाम आपके हुए हैं इनसे रिलेटेड एनालिसिस चाहिए, तो आपको क्या करना है, आईएफएस की वेबसाइट या आईएफएस की एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, ठीक है। वहां पे ये सारी चीजें आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी, एक ही प्लेस पे सारी चीजें अवेलेबल है, ठीक है। तो आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन ये है। तो आपको क्या करना है, आईएफएस की एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और वहां पे अपने आप को इस तरीके से अपना नंबर डाल के रजिस्टर कर देना। इसके अलावा हमारा गेट के लिए कुछ एक्सक्लूसिव कोर्स हमारे पास है, ठीक है, जहां पे आपको देखिए 30% तक का फ्लैट ऑफ दिया जा रहा है। ये जो कोर्स है इसकी जो ड्यूरेशन है वो डिपेंडिंग अपॉन द आपने कितना प्राइस वहां पे किया है, ठीक है। ये 6 मंथ, 9 मंथ और 12 मंथ हो सकता है। इसके अलावा हर कोर्स पे आपको 30% तक का ऑफ दिया जाएगा। इसके लिए आपको यूज करना है प्रोमो कोड IFS30। इसके अलावा आप गेट की एक्सक्लूसिव जो टेस्ट सीरीज है उसको भी अवेल कर सकते हैं, यहाँ पे भी आपको फ्लैट 30% तक का ऑफ दिया जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को इधर ही खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।